प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे जनरल असेंबली में, इस दफा उन्होंने नहीं किया। साहब एक तो 2019 से लेकर अब तक 5 साल गुजर गए, उससे पहले 5 साल तब भी इंतखाबात नहीं हुए, 10 साल का ये अरसा कंटिन्यूस सिस्टमैटिक डेमोग्राफिक चेंजेस लेकर आई जा रही थी कश्मीर के अंदर। को फायदा हुआ इंडिया को? आपकी रियासत इस टाइम कोई बोले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लोग के दिल दुखते हैं, क्यों नहीं दुखते? हमारे कश्मीर के लिए क्या किया गया? कुछ किया गया कश्मीर के लिए? जब आर्टिकल लगे, दूसरे सिस्टम हुए, भाई हम पाकिस्तानी है, जब आर्टिकल इंडिया ने खत्म कर दिए तो भाई हमें ट्रेनिंग दो, हम इंडिया से लड़े। मुस्लिम हमारे सभाकराम ने जंगे नहीं लड़ी। इंडिया के जितने भी किस्से और कहानियां हैं वो तमाम के तमाम फैब्रिकेटेड हैं, वो कॉन्कॉक्टेड हैं और वो तमाम के तमाम मौजू रिवायात पर मबनी है और वो एक मन घड़त ज्यादा है और मन घड़त अप्रोच है। कोशिश ये है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी पावर दी है, जो इसको रियल बॉस है उनका, कि अक्सरियत से जो है उसको अकलियत बनाया जाए। और आपने देखा कि जम्मू की उन्होंने सीटें बढ़ा दी हैं, 43 सीट्स हैं, वैली की 47 है। जब 2019 में इंडिया ने जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था वो रिमूव कर दिया तो टर्की के वजीर आजम ने उस वक्त शोर मचा दिया, लेकिन आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। इसका इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। जहां एक और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इस तैयारी में है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर और यहाँ हो रहे चुनाव का मुद्दा उठाया जाए, तो दूसरी ओर तुर्की ने खुद को इस बार इससे दूर रखा है। और आपने पूछा कि क्या इंडिया ने गेन किया 5 साल में? चीन से लड़ाई हुई उसके बाद, क्योंकि अमित शाह ने डिक्लेयर किया था कि एक्साई चीन इज पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे हमारे पर भी क्लेम करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान जो कभी ओआईसी या फिर तुर्की को कश्मीर पर बोलने और मातम मनाने के लिए साथ लेकर आता था, आज उन सभी लोगों की कश्मीर पर बोलती बंद हो गई है। दरअसल तुर्की जो हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र की सालाना बैठक में पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठाता था और पाकिस्तान को खुश करने के लिए कश्मीरियों को प्रताड़ित बताता था, लेकिन आज उसको डर से कश्मीर पर सांप सूंघ गया है। दरअसल इजराइल ने अब हमास के बाद से लेबनान और यमन को ठोकना शुरू कर दिया है और ठुकाई भी ऐसी कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में मातम और खौफ का माहौल है कि कहीं इजराइल हमें भी ठोकना न शुरू कर दे। और इसीलिए तुर्की अब समझ गया है कि इस समय इजराइल से यमन और लेबनान को बचाना जरूरी है। कश्मीर बश्मीर गया भाड़ में, कश्मीर बश्मीर छोड़ो, सबसे पहले इजराइल से लेबनान और यमन को बचा लो, वरना गाजा की तरह ही लेबनान और यमन का इजराइल बाजा बजा देगा। वहीं इसका दूसरा प्रमुख कारण है वो भारत का ब्रिक्स का मेंबर होना। दरअसल तुर्की इस समय ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है और वो ऐसे समय में कश्मीर पर कुछ भी अनाप शनाप बोलकर भारत के विरोध का सामना नहीं करना चाहता। अगर उसने भारत के खिलाफ या कश्मीर पे कुछ भी बोला तो उसकी ब्रिक्स के अंदर एंट्री होना लगभग बंद हो जाएगी और वो ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन पाएगा। और यही वजह है कि इस समय तुर्की ने अपना मुंह बंद रखना ही सही समझा है। डिमांड तो अपने तौर पे वो चाहें तो लाहौर की भी डिमांड कर सकते हैं कि हम लाहौर पे भी जुल्म हो रहा है पंजाबियों पे या किसी पे ले लें, लेकिन ले कुछ नहीं सकते। लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं इससे कुछ बाइद नहीं है कि वो ले भी लें जिन इलाकों में वो घुसे हुए हैं। इवन के वो तो बलोचिस्तान में भी घुसे हुए हैं, तो वो बलोचिस्तान से जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं वो तो बलोचिस्तान भी ले लेंगे जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं। पाकिस्तान की जो अवाम है मिन हैसुल मजमू, ये अपनी बुनियाद के अंदर एक मुनाफिक कौम है और ये डॉपलगैंगर और हिपोक्रेसी के ऊपर बिलीव करती है। इसके दरून में कुछ है, कल्ब में कुछ है, नज़र में कुछ है, जुबान पर कुछ है, दिमाग में कुछ है। पाकिस्तान के हालात इंडिया के निस्बत इंतहाई खराब है। मैं तो उर्दू से बोलने लगा था, आपने चलो खराब बोल दिया। वो 5G पे पहुंच गए, वो 5G पे पहुंच गए, हमारा 4G नहीं ठीक चल रहा। इधर कोई छोटा सा इवेंट आता है नेट सर्विस चली जाती है, कोई छोटा सा इवेंट आता है इधर जो है पूरे पाकिस्तान में नेट जैम हो जाता है। इनसे अभी तक यहाँ के पाकिस्तान के हालात नहीं संभले। ये कश्मीर को मकबूजा कश्मीर को आजाद करेंगे, कौन करेगा मकबूजा कश्मीर को आजाद? इंडिया से भाई कह तो रहे हैं हमें ट्रेनिंग देना, हम जाके जहाद करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरी पाकिस्तान में पहले उनसे पूछ लें कि आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो नारा लगता है, कश्मीरी पाकिस्तान में शामिल होना भी चाहते हैं या नहीं चाहते? हमारे अभी कुछ पॉलिटिशियन है वो इंडिया को फेवर दे रहे हैं, वरना हमारे कुछ पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो होते तो अब तक हम इंडिया का कुछ ना कुछ हिसाब लगा लेते। सो टर्की को इस चीज का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि शायद इससे भी कोई फर्क ना पड़े अगर टर्की जो है वो इंडिया जो है वो उसको
وہ کنسنسس ہوتا ہے, اور بھی بہت سارے ملک کشمیر کا ذکر کرتے ہیں, بٹ دا کوشچن ہیئر از کہ ان کو اس چیز کا احساس ہے, ان کو اس چیز کا احساس ہے اور ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ کشمیر کے ایشو کے اوپر کوئی نہیں کھڑا ہوا. آپ کنسسٹنٹ جا کے سپیچز نکال لیں اس کی طیب اردگان کی کشمیر کانفلکٹ کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں اسٹیبلٹی تب آ سکتی ہے جب کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایون دا ٹرکس آر ناٹ آن پاکستان سائڈ. میں ابھی دیکھ رہا تھا پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ کہہ رہے تھے میری بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے رجب طیب اردگان سے, ہم نے فلسطین کا ذکر کیا, ہم نے غزہ کا ذکر کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کشمیر کا بھی ذکر کیا. جو سپیچ طیب اردگان نے یونائٹڈ نیشنز میں کی ہے اس میں انہوں نے اس میں کشمیر کا ذکر کوئی نہیں کیا, اور نہ ہی انہوں نے کسی اور چیز کا پاکستان کے حوالے سے ذکر کیا. اس کو کیا اسی کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک آئسولیشن. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انڈیا جو ہے اٹ از بینگ کنسیڈرڈ, ابھی ایک لوئی انسٹیٹیوٹ ہے امریکہ کے اندر, اس نے بیسیکلی جو پاور ہے اس کو رینک کیا ہے, ٹھیک ہے جی, کہ ایشیا کے اندر وچ کنٹری ہیز واٹ پاور, ٹھیک ہے جی. اور 2024 کی جو ایشیا پاور انڈیکس ہے جسے کہتے ہیں نا, جو انڈیا کو دے ہیو پٹ ایٹ نمبر 3rd, ٹھیک ہے جی. یہ جو ایشیا پاور انڈیکس ہے انڈیا 3rd ہے اوور آل پاور میں, ٹھیک ہے. امریکہ اور چین اس سے آگے ہیں, یہ ایشیا کے اندر دیکھا جائے, ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کا انفلوئنس بڑھا ہے. ایک ادارہ ہے اس کو بولتے ہیں پیو ریسرچ سینٹر, اس نے کہا ہے تقریباً 68% انڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پاور ہے وہ انکریز ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ ایک بڑی تعداد ہے. دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے پازیٹیو ویو آف انڈیا ود ان دا کنٹری. انڈیا کے اندر سے ویو جو جا رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ویو ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی اور ملک بھی نہیں بول رہا, UAE نہیں بول رہا, سعودی عرب نہیں بول رہا, ابھی قطر کے لوگوں نے سپیچز کی, کچھ بھی نہیں کیا, ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل وین اٹ کمز ٹو دی انڈیا کے انفلوئنس کی بات ہوتی ہے, جو چینجز آئی ہیں, اب دیکھیں اگر انڈیا کے انفلوئنس آپ نے دیکھنا ہو تو کچھ ایسی پیرامیٹرز ہیں جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں, آپ ڈپلومیٹک انفلوئنس دیکھتے ہیں, آپ کنٹری کی ریزیلینس دیکھتے ہیں, فیوچر ریسورسز کتنے ہیں ان کے پاس, جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھیا وہ انرجی میں, ہیومن ریسورس میں, ٹیکنالوجی میں کہاں پہ کھڑے ہوں گے. پھر انڈیا کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے, انڈیا کا کلچرل انفلوئنس جو ہے, انڈیا کی اکنامک کیپیبلٹی, ڈیفنس کے نیٹ ورکس کیسے ہیں, اکنامک ریلیشن شپ دنیا میں کس طرح کے ہیں, یہ سارے فیکٹرز بتاتے ہیں کہ انڈیا کا انفلوئنس کتنا ہے, ٹھیک ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈیا کی پاپولیشن جو ہے وہ اس کا ہے, لیکن پاپولیشن از اندر پوائنٹ آف ویو. پاپولیشن بھی اس کی بھی ایک امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ایک ہے کہ ٹھیک ہے دنیا دیکھ رہی ہے ان کی طرف, بٹ دا کوسچن از کہ اٹس ناٹ آل دا صرف وہ پاپولیشن ہی